वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है पेटेंटिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, जिसमें हम देखेंगे आईपीआर, पेटेंट, फार्मर राइट्स और ब्रीडर राइट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले है आईपीआर। आईपीआर का फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बेसिकली वो राइट है जो किसी इन्वेंटर वो पर्सन होता है जो फर्स्ट टाइम किसी चीज़ का इन्वेंशन किया हो। तो सपोज करिए एक इन्वेंटर ने कोई चीज़ इन्वेंट की है, तो उस इन्वेंशन को कोई सेकेंड पर्सन विदाउट उसके परमिशन के आपको ना ही बना सकता है, ना कॉपी कर सकता है, ना यूज़ कर सकता है, और या ना ही किसी सेकेंड पर्सन को वो सेल कर सकता है। तो ये राइट बेसिकली एक इन्वेंटर को जो दी जाती है उसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। इसके अंदर आपके बहुत सारे आते हैं, जैसे पेटेंट जो कि बेसिकली अप्लाइड होता है कि कोई प्रोसेस है या कोई प्रोडक्ट है या कोई एपरेटिस है जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पे राइट मिलता है इन्वेंटर को। कॉपीराइट में बेसिकली आपको कोई सपोज करिए उसने कोई बुक बनाई है या कोई डिज़ाइन बनाया है, चार्ट बनाई है, फिल्म बनाई है, एडवर्टाइजमेंट बनाई है, वो कॉपी नहीं किया जा सकता। ट्रेड सीक्रेट में बेसिकली आपको जो लिटरेरी वर्क्स यानी कि जो आपको बुक्स के थ्रू वर्क किए गए हों, आर्टिस्टिक वर्क यानी ड्राइंग वगैरह इस तरह के, या कोई भी चीज़ बनाई गई हो या सॉफ्टवेयर या फोटोग्राफी हो, उसको नहीं कॉपी कर सकता है पर्सन। और ट्रेड मार्क्स यानी कि जो वर्ड या साइन कोई कंपनी या फिर कोई पर्सन यूज़ करता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए या इन्वेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो आपको सेकेंड पर्सन यूज़ नहीं कर सकता है विदाउट उस पर्सन के जिसने कि वो इन्वेंशन किया है उसके बिना। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पेटेंट। पेटेंट जो है एक तरह का आपको एक सेट ऑफ राइट्स है जो कि किसी इन्वेंटर को दिया जाता है। उसके असाइनी को एक लिमिटेड पीरियड के लिए परमिशन दी जाती है कि वो उसके इन्वेंशन को कोई भी सेकंड पर्सन कॉपी नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता, और वो अपने पेटेंट मतलब कि इन्वेंशन को प्रोटेक्ट कर सकता है इस एक्ट के अंडर कि उसके गिवन स्पेसिफाइड पीरियड में आपको उसका जो पेटेंट है वो प्रोटेक्टेड है और वो अपने इन्वेंशन को डिस्क्लोज कर सकता है। जो प्रोसीजर होता है ग्रांटिंग पेटेंट का, या फिर जो रिक्वायरमेंट होती है कि आपको किस किस बेसिस पे पेटेंट मिलेगा, या फिर जो एक्सक्लूसिव राइट्स है वो कितने हद तक है, वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ के नेशनल या इंटरनेशनल आपके रूल्स क्या हैं, लॉज क्या है या एग्रीमेंट्स क्या हैं। पेटेंट जो है बेसिकली आपको किसी न्यू प्रोड्यूसर के इन्वेंशन को अप्लाइड होता है, जो कि किसी भी साइंटिफिक फील्ड में हो सकता है, जैसे कि फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी या फिर क्लाइमेट्स। पेटेंट के बेनिफिट क्या होते हैं? तो बेसिकली ये आपको रिसर्चर्स को इनकरेज करता है कि वो एक रिस्क ले और नया प्रोडक्ट फॉर्म करे या नए थेरेपीज डेवलप करे। ये आपको प्रोड्यूसर को टाइम देता है कि वो अपने जो भी उसने इन्वेंट किया है उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सके, क्योंकि सेकेंड पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता, वो पार्टिकुलर पर्सन ही उस पर वर्क करके उसकी इफ़ेक्ट को शो कर सकता है या उस इन्वेंशन के बारे में बता सकता है। इसके ये पेटेंट प्रोटेक्शन जो है बेसिक जो लोकल इन्वेंटर्स यानी छोटे छोटे इन्वेंटर्स होते हैं उनको इनकरेज करता है कि वो अपने इन्वेंशंस को डिस्क्लोज करे और साथ ही कमर्शलाइज करे, क्योंकि उनका जो भी इन्वेंशन है वो प्रोटेक्टेड है पेटेंट एक्ट के अंडर। उसके बाद आता है आपका कि कोई भी पेटेंट होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो वो उसके ये जो टाइम पीरियड होती है, मतलब कि जो पेटेंट ग्रांट होता है चूँकि वो सर्टेन पीरियड के लिए होता है, तो ये जो वैलिडिटी होती है वो पेटेंट की वो कुछ इस तरह से होती है। अगर कोई इन्वेंशन है जो कि ये क्लेम कर रहा हो कि किसी मैन्युफैक्चरिंग मेथड को या कोई सब्सटेंस को जो कि आपको यूज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, मतलब उसको बनाने का जो प्रोसेस हो, या फिर कोई फूड या मेडिसिन या ड्रग हो, तो उसमें 5 इयर्स की गारंटी मिलती है जिस दिन पे सील किया जाता है, या फिर 7 इयर्स की जिस डेट पे उसको पेटेंट ग्रांट किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन से स्टेप्स जो होते हैं वो पेटेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो जाता है, जो अथॉरिटी होती है उसके बाद वहाँ पे वो अपने इन्वेंशन के बारे में डिस्क्लोज़ करता है यानी उन्हें बताता है। फिर उसके बाद जो वो अथॉरिटी होती है वो पूरा सर्च करती है कि उस तरह का कोई भी इन्वेंशन या किसी तरह का उसके बारे में लिटरेचर अवेलेबल तो नहीं है। जब उससे वो कंफर्म हो जाती है तो वो पेटेंटी जो होता है, मतलब कि जिसने पेटेंट के लिए अप्लाई किया होता है, उसको ये डिसीज़न देती है कि अब तुम अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। उसके बाद वो
पर्सन जो है, ऐसे ही परमिशन मिल जाती है आपको अथॉरिटी से, वैसे ही वो पर्सन क्या करता है कि पेटेंट ड्राफ्ट करता है, जिसके बारे में वो अपने इन्वेंशन के बारे में पूरी डिटेल कहाँ अप्लाइड है वो सारी चीज़ें या तो खुद प्रिपेयर करता है या तो फिर किसी प्रोफेशनल के थ्रू प्रिपेयर करवाता है। उसके बाद वो अपना एप्लीकेशन जो है पेटेंट के लिए फाइल कर देता है। तो रिक्वेस्ट करता है कि वो प्रॉपर तरीके से एग्जामिन कर ले, अगर कोई रिक्वायरमेंट है या कोई ऑब्जेक्शन है तो वो पूछे, उसका वो रिस्पॉन्स देता है, और उसके बाद उसको जब सब कुछ फाइनलाइज हो जाता है, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, तो फाइनली उसे पेटेंट ग्रांट कर दी जाती है। और वो पेटेंट चूँकि आपको 5 ईयर्स या 7 ईयर्स के लिए मिलती है, तो उसके बाद जो है वो उसको रिन्यूअल कराता है। अगर वो चाहता है कि फिर भी कोई पर्सन, सेकेंड पर्सन उसको यूज़ ना करे या उसकी कॉपी ना बनाए, तो वो फिर से रिन्यूअल कराता रहता है। ठीक है, अब है ये तो हो गया नॉर्मल एक पेटेंट का पूरा प्रोसीजर। अब हम देखते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट्स में पेटेंट हम कैसे ले सकते हैं। तो चूँकि मोस्ट ऑफ द नेचुरल या हर्बल मेडिसिन है वो आपको बहुत टाइम से, 1000 ऑफ ईयर्स से प्रैक्टिस हो रही है, तो इसीलिए अगर हर्बल मेडिसिन पे पेटेंट लेना है तो उसके लिए या तो बिल्कुल न्यू कोई भी आपका ड्रग है उसका या तो बिल्कुल न्यू यूज़ पता करें, या फिर वो किस तरह से थेरेटिकली डिफरेंट है, मतलब अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है मेडिसिनल बेसिस पे, जो भी आपका एग्जिस्टिंग हर्ब है उस पर पेटेंट मिलता है, या तो फिर कोई नया एक्टिव कंस्टिट्यूएंट किसी भी हर्बल ड्रग से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए जो कि पहले रिपोर्ट नहीं किया गया हो, या फिर जो भी एक्सट्रैक्शन या सेपरेशन मेथड है जो कि किसी भी हर्ब से उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसका बिल्कुल नया इम्प्रूव्ड वे हो जो किसी ने कभी यूज़ ना किया हो, या फिर कोई भी ओल्ड कंपाउंड है उसका बिल्कुल ही नया यूज़ क्लेम किया जाए, तो इस बेसिस पे पेटेंट आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स में ग्रांट की जा सकती है। पेटेंट कराने के लिए कुछ ऐसे इन्वेंशंस जो कि हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, वो है कोई भी नेचुरली अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर उनके कंपोनेंट्स हो, एनिमल, प्लांट या फिर एक्सट्रैक्ट जो कि एनिमल या प्लांट से मिल रहे हो उसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी साइंटिफिक या मैथमेटिकल रूल या थ्योरीज है वो अप्लाइड नहीं होती है। कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं अप्लाई किया जा सकता है। कोई मेथड ऑफ डायग्नोसिस है या ट्रीटमेंट का कोई तरीका है, या फिर कोई भी एनिमल या ह्यूमन डिसीज़ को किस तरह से क्योर किया जा रहा है उस चीज़ को पेटेंट नहीं करा सकते। और कोई भी इन्वेंशन जो कि हजार्डियस है, जिससे कि हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसे हम पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकंड जो था वो है फार्मर राइट। फार्मर आपको राइट्स एक तरह से कहा जाता है कि एक प्री कंडीशन है, मतलब पहले से ही कंडीशन दिया जाता है किसी भी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रॉप को मेंटेन करने के लिए, जो कि जितने भी फूड या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसका बेसिस फॉर्म करते हैं। क्योंकि आपको जनरली पता है कि सीड्स के थ्रू ही प्लांट या क्रॉप ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक प्री कंडीशन फार्मर को जो दी जाती है उसके मेंटेनेंस के लिए, वो आपको फार्मर राइट्स कहलाता है। ये राइट्स आपको, इसमें फार्मर को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि फार्मर जो है किसी भी क्रॉप जेनेटिक रिसोर्सेज को डेवलप या मेंटेन कर सकता है, और उसके बाद उसके इस एफर्ट को रिकॉग्नाइज करके रिवार्ड दिया जा सकता है कि उसने एक कंट्रीब्यूशन दिया है आपको जो जेनेटिक रिसोर्सेज का ग्लोबल पूल है उसमें। ठीक है, इंडिया जो है वो आपकी फर्स्ट कंट्री है जिसने ये लॉ पास किया है, जिसमें कि फार्मर राइट्स दिया गया है आपको PPVFR के अंडर। PPVFR का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001 में ये पास हो। तो ये जो लॉ है वो आपको इंडिया का बिल्कुल एक्सेप्शनल है और बिल्कुल अलग है, और साथ ही ये फार्मर्स और ब्रीडर्स को एक इम्पॉर्टेंस देता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो हमारे ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का एक मेजर पिलर है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो फार्मर्स और ब्रीडर्स को एक इम्पॉर्टेंस मिल जाती है इस लॉ के अकॉर्डिंग। जो इंडियन PPVR 2001 एक्ट है, ये फार्मर्स को सपोर्ट करता है कि वो अपने जो सीड मटेरियल है उसको सेव कर सके, एक्सचेंज कर सके, और साथ ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इसके अलावा ये फार्मर्स को अलाउ करता है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अपने किसी भी सेलेक्टेड प्लांट वैराइटीज़ के ऊपर क्लेम कर सकते हैं, यानी कि उसको पेटेंट करवा सकते हैं। जो PPVR एक्ट है उसके अंदर फार्मर्स को 9 राइट्स दिया गया है। सबसे फर्स्ट है आपको राइट टू सीड, यानी फार्मर्स के पास ये राइट है कि वो अपने सीड को सेव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और एक्सचेंज या फिर सेल कर सकते हैं। लेकिन
इसके अंदर भी फार्मर आपको जो भी सीड है उसको एक रजिस्टर्ड नेम के अंदर पैकेट्स में नहीं सेल कर सकता है, ये इस लॉ के आपको अगेंस्ट हो जाएगा। सेकंड है राइट टू इंडेक्स ओन वैरायटीज़। फार्मर्स के पास ये राइट्स है कि वो अपनी वैरायटी के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी पेटेंट क्लेम कर सकते हैं। थर्ड है आपको राइट टू रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन। तो चूँकि अगर कोई भी फार्मर है वो अपना कोई न्यू वैरायटी ग्रो कर रहा है तो वो उस चीज़ के लिए रिकॉग्नाइज हो सकता है और उसको इस चीज़ के लिए रिवार्ड मिल सकता है कि उसने एक नया इन्वेंशन किया है। फोर्थ है आपको राइट टू बेनिफिट शेयरिंग, यानी कि जो भी आपका नेशनल जीन फंड है, यानी कि जहाँ पे भी सारे नए वैरायटीज़ रजिस्टर्ड होते हैं वो आपको जितना भी जो भी उसने रजिस्टर्ड किया फार्मर ने अपनी वैरायटी, उससे जो भी प्रॉफिट उस जीन को हो रहा है, मतलब कि जो भी उसे खरीद रहा है उससे उसको जो प्रॉफिट हो रहा है उसका पार्ट वो फार्मर के साथ शेयर करेगा। ठीक है, मतलब वो फार्मर क्लेम कर सकता है कि भाई हमने अपना रजिस्टर्ड करवाया है, अगर आपको इससे प्रॉफिट हो रही है तो वो आप हमें भी दो। ठीक है, और ये जो रिवार्ड है जीन फंड से वो सिर्फ उन फार्मर्स या कम्युनिटी को दिया जाता है ताकि वो जो है ये प्रूव कर सके कि उन्होंने भी आपको नए वैरायटी के ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और साथ ही प्रिजर्व करने में हेल्प किया है। फिफ्थ है आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड कंपनसेशन फॉर क्रॉप फेलियर। इसके अंदर आता है कि अगर ब्रीडर आपको फार्मर को कोई भी सीड दे रहा है तो वो उसके बारे में उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा कि इसका कैसे मेंटेनेंस किया जाएगा, इसको कैसे ग्रो करना है या क्या प्रोसीजर है, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो देने के बाद फार्मर अगर ग्रो करता है और वो क्रॉप फेल हो जाता है ग्रो करने में तो आपको जो है जो ब्रीडर है उसको फिर कंपनसेशन देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। सिक्स है आपका राइट टू कंपनसेशन फॉर प्राइवेट यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल वैरायटीज़। तो इसके अंदर अगर ब्रीडर जो है वो नहीं चाहता है कि वो अपने वैरायटी के बारे में डिस्क्लोज़ करे या फिर उसके यूज़ के बारे में बताए या कौन सा सोर्स है कि कहाँ से उसने ये वैरायटी ली है, तो उसको जीन फंड के थ्रू जो है अगर जीन फंड ने इस रूल को तोड़ दिया तो उसके लिए जीन फंड अथॉरिटी को आपको ब्रीडर को कंपनसेशन देना पड़ेगा। सेवन्थ है राइट टू सफिशिएंट एसेसिबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड वैरायटी। इसमें जो ब्रीडर है वो आपको सफिशिएंट सीड सप्लाई करेगा पब्लिक रिसोर्सेज पे, जहाँ पे पब्लिक यानी कि फार्मर्स आके वहाँ पे वो सीड परचेज कर सकते हैं उस जगह पे एक रीजनेबल प्राइस पे। और 3 साल के रजिस्ट्रेशन के बाद अगर ब्रीडर ये चीज़ नहीं करता है तो पर्सन जो है तो कोई भी अदर पर्सन जो है उस चीज़ के लिए लाइसेंस ले सकता है, मतलब कि वो सीड सेल करने के लिए परमिशन ले सकता है। 8th है राइट टू सर्विस फ्री ऑफ चार्ज। इसके अंदर जो है वो फार्मर्स जो है किसी तरह का सर्विस टैक्स नहीं देंगे और ये सर्विस जैसे कि जो रजिस्ट्रेशन होती है वैरायटी की या जो टेस्ट होते हैं रजिस्टर्ड वैरायटीज़ पे या फिर जो रिन्यूअल कराना होता है रजिस्ट्रेशन का, उस पर जो सर्विस टैक्सेस लगते हैं वो आपको कोई भी फार्मर नहीं देगा, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। 9th है आपको प्रोटेक्शन फ्रॉम लीगल इंक्रोचमेंट इन केस ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। इसके अंदर आता है कि ये एक्ट जो है वो जैसे फार्मर्स होते हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनमें लिटरेसी रेट जो होती है वो काफ़ी लो होती है इंडिया में। तो इस चीज़ से जो फार्मर्स होते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है तो उनके ऊपर क्या होता है, पेनल्टीज़ लग जाती हैं, लोग उनसे पैसे लेने लगते हैं, तो इस चीज़ से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। अगर फार्मर जो है वो आपको नहीं जानता प्रॉपर तरीके से जो भी सीड्स है उसके बारे में नहीं जानता और तो अगर वो ये चीज़ प्रूव कर देता है तो इस चीज़ से उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। प्लांट ब्रीडर राइट जो बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू प्लांट ब्रीडर या फिर ओरिजिनेटर या ओनर को दिया जाता है, जिसके अंदर जो भी न्यू वैरायटी उसने रजिस्टर्ड किया है वो दूसरे पर्सन्स जो है वो कमर्शलाइजेशन के लिए नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये आपको मिनिमम 15 से 20 ईयर्स के लिए ये परमिशन दी जाती है। जो प्रोटेक्टेड वैरायटी है वो भी आपको कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल करने चाहिए, जैसे कि वो बिल्कुल नया होना चाहिए, उस तरह का आपको ऑलरेडी रिपोर्टेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो पीबीआर राइट जो है वो लगभग सारे क्रॉप्स के लिए अप्लाइड होता है क्योंकि उनके नए वैरायटीज़ डेवलप करने से क्या होगा कि आपको और भी ग्रेटर क्रॉप डाइवर्सिटी मिलेगी, पर्सन्स और नए नए वैरायटीज़ जो है वो डेवलप करके ईल्ड अच्छी प्रोड्यूस हो सकेगी। एक वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर मेथड्स या फिर प्रोडक्ट्स जो है वो इसके अंडर पेटेंट किए जा सकते हैं।
जैसे कि बायो पेस्टिसाइड्स और बायो इंसेक्टिसाइड्स को पेटेंट कराया जा सकता है। नोवेल टेक्निक्स अगर माइक्रो प्रोपोगेशन कराना है वो पेटेंट किया जा सकता है। प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड्स जो है वो जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए वो, और हाइब्रिड पेटेंट कराए जा सकते हैं मॉलिकुलर जेनेटिक रिसर्च के लिए, या फिर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस कॉटन, इंसेक्ट रेजिस्टेंट टोबैको या वायरस रेजिस्टेंट पोटैटो जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू डेवलप किए जाते हैं, उसको पेटेंट कराया जा सकता है। या फिर एंटीबॉडीज़ जो आपको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको जो है वो रजिस्टर कराया जा सकता है। बेनिफिट्स जो है पीवीआर के वो आपके बेसिकली आते हैं कि ये प्राइवेट कंपनीज़ को इनकरेज करता है कि वो स्मॉल प्लांट ब्रीडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। साथ ही ये कन्वीनियंट बना कर देता है कि आपको नए नए वैरायटीज़ जो है वो डेवलप किए जा सकते हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं और आईपीआर से प्रोटेक्टेड हैं। प्लांट ब्रीडर राइट की अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये मोनोपोली क्रिएट करता है किसी भी जेनेटिक मटेरियल का, यानी कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल से एक जो वैरायटी डेवलप हो गई है वो ही आपको फर्दर कंटिन्यू रहती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक ट्रेड करने के लिए, यानी कि अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है तो उसी वैरायटी को बार बार डेवलप करते रहेंगे वो लोग। ये जो फ्री एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का उसको सप्रेस कर देते हैं, जिससे कि अनहेल्दी प्रैक्टिसेस डेवलप हो जाते हैं, यानी कि लोग ज़्यादा पैसे लेके वो वैरायटी सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ ही जो फार्मर की प्रिविलेज होती है कि वो सीड्स को रिजर्व कर सकता है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगती है और धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, यानी कि तो ये था अबाउट आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, फार्मर्स राइट्स और ब्रीडर राइट्स क्या होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।